अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांगा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं हरेंद्र आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फोकस फ्यूचर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और दोस्तों, आप लोग जिस तरह से वीडियोस देख रहे हैं, जिस तरह से अपना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा वो है इतिहास में मगध का उत्कर्ष। मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में बात करने वाले हैं बेटे इस वीडियो में, तो ध्यान देंगे सभी। तो बेटा मगध का इतिहास जानेंगे, इसमें मगध का जो उत्कर्ष है उसको देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 16 महाजनपदों में बेटा 16 महाजनपदों में जो मगध था वो सबसे बड़ा महाजनपद बनकर उभरा था, सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरा था। और उसकी शक्ति के क्या क्या कारण थे जानेंगे बेटा इस वीडियो में, ठीक है ना। तो देखिए किस तरह से वो एक बड़ी शक्ति बन गया था, एक महाजनपद से और एक केंद्रीय शक्ति बनने तक का जो सफर है वो किस तरह से है तो देखेंगे बेटा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि 6वीं, ये बात कब की है बेटे, तो 6वीं शताब्दी BC, 6वीं शताब्दी पूर्व की बात है ये। और उस समय मगध एकमात्र छोटा महाजनपद था, एक बेटा छोटा महाजनपद था। और इस महाजनपद में जो यहाँ के शासक हुए वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हुए, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी शासकों के अलावा इसमें देखेंगे तो इसकी भौगोलिक दशा और योग्य शासकों के कारण ही ये एक बड़े साम्राज्य में तब्दील हो गया था बेटे। आगे अगर हम देखें तो इसके उत्कर्ष के कारण देखिए, इसके उत्थान के कारण देखिए, ये बड़ा साम्राज्य कैसे बना। तो सबसे पहले लोहे की खानें, अगर हम इसकी बात करते हैं बेटा तो पहला है लोहे की खानें। आप लोग जानते हैं कि जो मगध का क्षेत्र है, मगध जो था वो बिहार और झारखंड का क्षेत्र था बेटा। तो बिहार झारखंड में आज भी आप देखते हैं तो झारखंड के क्षेत्र में क्या है, अयस्क बहुत मायने में निकलते हैं। तो यहाँ लोहे की बहुत मायने में खानें थी जिनका प्रयोग ये लोग अस्त्र शस्त्र बनाने में करते थे, जो इनको लड़ाई में मदद करते थे। अगला देखिए कृषि में नवीन तकनीकी बेटा। एक तो ये जो क्षेत्र था वो आप देख रहे हैं दोआब क्षेत्र थे, इसमें कई एक इसमें बेटा नदियों वाला क्षेत्र था, दो नदियों के बीच में होने के कारण यहाँ कृषि अच्छे प्रकार से होती थी। अगला अगर हम बात करें प्राकृतिक सुरक्षा, प्राकृतिक सुरक्षा के बेटे यहाँ जलवायु इस तरह की थी। प्राकृतिक सुरक्षा की बात करें तो आप देखते हैं इसके पड़ोस में जो था वो नेपाल था, उधर जाके अगर आप देखेंगे तो नेपाल इसका पड़ोसी रहा है। इधर देखें आगे अगर चले जाएं तो झारखंड उड़ीसा के अगर आगे को निकलते हैं तो फिर वहां तो कोई क्षेत्र नहीं था। तो इस तरह से ये प्राकृतिक सुरक्षा थी इसके पास। आगे है हाथियों की उपलब्धता, ये बेटा विशेष बात है। अगर हम मगध की बात करते हैं तो आप लोग जान लीजिएगा कि मगध पहला साम्राज्य है जिसमें क्या था, जिसमें बेटे हाथी, मगध साम्राज्य में पहली बार हाथियों का वर्णन मिलता है। ये यहाँ के जो शासक थे वो हाथियों पर बैठकर लड़ा करते थे बेटा। अगला देखिए गंगा का उपजाऊ क्षेत्र, जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। इसके अलावा यहाँ पर्याप्त मात्रा में जंगलों की उपलब्धता भी थी। हम ये कहेंगे यहाँ पे बहुत बड़ा क्षेत्र जंगलों से घिरा हुआ भी होता था। तो ये इसके कुछ कारण थे। इसके बाद देखिए मैंने कहा था, आपको बता चुका हूँ पहले ही, मगध का जो पहला उल्लेख है वो कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है आपका अथर्ववेद में। अगला देखिए बुद्ध का जो सबसे बड़ा महाजनपद रहा बुद्ध के समय, वो कौन सा रहा था बेटा, वैशाली। तो उस समय वैशाली था। वैशाली के बाद वो जो उभर कर आया वो क्या था, वो था आपका मगध। मगध की अगर हम बात करें तो आप कुछ चीज़ों को और देखेंगे तो देखिए बेटा, और देखिएगा चीज़ों को, तो इनमें यहाँ के राजवंश, मगध के राजवंश को देखिए, कौन कौन से राजवंशों ने यहाँ शासन किया है, कौन कौन से राजवंश यहाँ पर थे। ठीक है बेटा, तो कौन कौन से राजवंशों ने यहाँ पे क्या किया है, शासन किया है। आप यहाँ देखेंगे, देखें बेटे, यहाँ अगर हम राजवंशों की बात करते हैं तो क्रमबद्ध देखिए, कई तरह से इनको पढ़ाया जाता है, कई तरह से इनको याद करने के तरीके हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले वंश की बात करें तो यहाँ पे बेटा सबसे पहला वंश था जिस वंश का नाम है बृहद्रथ वंश। कौन सा वंश था, बृहद्रथ वंश मगध पर शासन करने वाला पहला वंश है बेटा। लेकिन किताबों में जो शुरुआत दी जाती है वो दे देते हैं आपका हर्यक वंश से। कहाँ से शुरुआत दे दी जाती है, हर्यक वंश से, पर सही मायने में बेटा शुरुआत बृहद्रथ वंश से है। ठीक है ना, तो आप याद रखना हर्यक वंश से पहले भी एक वंश ने मगध पर शासन किया है, और वो वंश कौन सा है, तो वो वंश है बेटा बृहद्रथ वंश। ठीक है, पढ़ेंगे इसको डिटेल। इसके बाद में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश। ये बेटा कण्व वंश है
तो कण्व वंश, और कण्व वंश की अगर हम बात करें तो उसके बाद सातवाहन, उसके बाद है बकाटक वंश। तो बेटा ये जो वंश हैं, इन वंशों ने लगातार मगध पर क्रमबद्ध शासन किया है, इनका ये सही क्रम है। अगला एक बात और देख लीजिए, अगर इनको याद रखने का एक ट्रिक है बेटा, हर्यक के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ तक ये 6 को आप हसीन मासूक एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। एक एक यहाँ से निकालेंगे हसीन मासूक, यहाँ आप लिख सकते हैं बेटा हसीन मासूक नाम से आप इसको याद रखेंगे, हसीन मासूक। ये इनका आप देख पा रहे हैं पहले वाला अक्षर निकाल लिया, तो ये हसीन मासूक है बेटा, और हसीन मासूक से ही आप इनको क्रम याद रख सकते हैं आसानी से। इसके बाद 2 को और पढ़ना पड़ेगा, वो है आपका सातवाहन और बकाटक वंश। ठीक है बेटे, तो इनकी अगर हम शुरुआत की बात करते हैं, इनके हम प्रारंभ की बात करते हैं, तो हम कहेंगे बेटा प्रारंभ जो हुआ है वो आपका 6वीं सदी पूर्व हुआ है, लगभग 600 ईसा पूर्व। 6वीं सदी को आप और क्या कह सकते हैं बेटे, 6वीं सदी को कहेंगे लगभग 600 ईसा पूर्व। ठीक है ना, तो याद रखना 6वीं सदी या 600 ईसा पूर्व ये प्रारंभ हुए हैं मगध के राजवंश। तो प्रारंभ करते हैं बेटा पहले राजवंश से। जो मगध का पहला राजवंश है वो कौन सा है क्रम में, बृहद्रथ वंश। कौन सा है, बृहद्रथ वंश है। तो देखिए बृहद्रथ वंश के विषय में सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि बृहद्रथ वंश का जो संस्थापक है कौन था बृहद्रथ वंश का संस्थापक, तो बेटा बृहद्रथ वंश का जो संस्थापक था वो बेटा बृहद्रथ स्वयं ही था। बृहद्रथ स्वयं इस वंश का संस्थापक रहा है। ये वैद्य उपरिचर का पुत्र था, ये बेटा वैद्य उपरिचर का पुत्र था। ठीक है ना, जिसने क्या किया था कि मगध पर पहली बार साम्राज्य स्थापित किया था। और अगर हम बात करें इस वंश के अन्य शासकों की, तो बृहद्रथ के बाद आप देखते हैं इसमें जरासंध है, जरासंध के बाद इसमें रिपुंजय। बिल्कुल बेटे, इनकी जो जितनी जानकारी प्राप्त होती है वो 3 शासकों की प्राप्त होती है। पहला है आपका बृहद्रथ, दूसरा है इसमें क्रम में जरासंध, और तीसरा है आपका रिपुंजय। ये बेटा रिपुंजय, यह है रिपुंजय। तो इस तरह से इसमें जो शासक हुए वो 3 शासक थे। आगे देखिए इन लोगों की राजधानी कहाँ थी, तो गिरिब्रिज राजधानी रही है। गिरिब्रिज मगध की मैंने कहा था पहली राजधानी, बहुत बार पूछा जाता है कि मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो बेटा मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो कहाँ थी, गिरिब्रिज। गिरिब्रिज ही इसकी पहली राजधानी है। ये गिरिब्रिज ही बेटे राजगीर है, ध्यान रखना है आपको। गिरिब्रिज क्या है, तो यही राजगीर है। अगली अगर हम बात करें तो ये इसमें देखो ये शासक, इस वंश का सबसे शक्तिशाली सबसे ताकतवर जो शासक था वो कौन था बेटा, जरासंध। ये वही जरासंध है जो पांडवों के समकालीन था और कृष्ण के कहने पर भीम के द्वारा मारा गया था, तो वही जरासंध है ये बेटा, याद रखेंगे। अंतिम शासक कौन था, तो रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। अगला देखिए बेटा, अगला क्रम में जो अगला वंश है वो है आपका हर्यक वंश। कौन सा है, हर्यक वंश है। और हर्यक वंश को अगर हम देखें तो देखिएगा सामने आप लोग ध्यान देंगे, हर्यक वंश। हर्यक वंश देखिए बेटा, हर्यक वंश की जो शुरुआत है वो होती है लगभग 544, और कहीं कहीं किताबों में दिया होगा बेटा 545। तो 545 या 544 ईसा पूर्व इसका प्रारंभ होता है, और ये कहाँ तक चलता है, 412 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक चला था ये, तो 412 ईसा पूर्व तक ये चलता है बेटा हर्यक वंश। और हर्यक वंश को अगर हम देखें तो इसको एक नाम और दिया जाता है, एक नाम हर्यक वंश को दिया गया है बेटा, वो नाम है पितृहंता वंश। पितृहंता वंश, ये इसको पितृहंता इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो आने वाले सम्राट हैं उनने अपने पिता को मारकर शासन हासिल किया था, इसलिए क्या कहलाता है, ये पितृहंता वंश कहलाता है। जैसे देखिए बेटा इसका जो संस्थापक है बिंबिसार, ठीक है ना, ये बिंबिसार है। 2 नाम एक जैसे हो जाते हैं, इतिहास में याद रखना है, एक बिंबिसार है और दूसरा नाम है बेटा बिंदुसार। क्या है एक नाम, बिंदुसार, दोनों को याद रखना। ये जो बिंदुसार है ये बेटे अशोक के पिता हैं, मौर्य काल का शासक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। अशोक का पिता कहो या चंद्रगुप्त मौर्य का क्या कहेंगे बेटा, तो चंद्रगुप्त मौर्य का ये बेटा था बिंदुसार। और एक ये है बेटा बिंबिसार या बिंबसार, ठीक है, यहाँ मात्रा भी हो सकती है बिंबिसार, ध्यान देंगे। बिंबिसार के बाद शासक बना अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, ठीक है ना।
अब मैंने कहा पितृहंता वंश क्यों है, तो बिंबिसार को मार दिया था उसके पुत्र अजातशत्रु ने, अजातशत्रु को उदयन ने। इसके बाद उदयन के ये जो पुत्र थे, उदयन के बेटा ये 3 पुत्रों ने क्रम से शासन किया है, ठीक है। तो ये इसमें नागदशक क्या था, इस वंश का अंतिम शासक था। आगे देखिए एक एक शासक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं बेटा, एग्जामों में इनसे कई क्वेश्चन बनते हैं, तो देखेंगे यहाँ से। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला शासक देखिए क्रम में बिंबिसार है। सबसे पहले देखेंगे जो शासक था बिंबिसार, तो हर एक वंश का जो पहला शासक है बिंबिसार है बेटा, देख पा रहे होंगे आप लोग, बिंबिसार है ये। इसको देखिए, इसका उपनाम, इसके अगर हम उपनाम की बात करते हैं तो श्रेणिक, श्रेणिक को क्या कहेंगे, तो श्रेणिक या आप कह सकते हैं श्रवणिक, श्रेणिक या श्रवणिक, ये इसका उपनाम है, ठीक है ना। श्रेणिक या श्रवणिक उपनाम से इसको जाना गया है। राजधानी की बात करें तो गिरिब्रज या राजगृह, राजधानी कहाँ थी बेटा इसकी, तो ये बिंबिसार जब शासक था तो इसकी राजधानी का नाम था गिरिब्रज, बाद में गिरिब्रज को क्या कहा जाने लगा, राजगृह। अगला देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके साम्राज्य विस्तार की, तो इसका जो साम्राज्य विस्तार रहा है वैवाहिक संबंधों द्वारा इसने अपने साम्राज्य को विस्तार दिया था, वैवाहिक संबंध। और वैवाहिक संबंधों में देखिए 3 वैवाहिक संबंध आपको पढ़ने को मिलते हैं बेटे इसके। सबसे पहले बात करें तो लिच्छवी गणराज्य के चेटक की जो बहन थी, इनका नाम था बेटा चेलना, क्या नाम था, चेलना। तो लिच्छवी कुल की राजकुमारी चेलना। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन बेटा महाकौशला। और भद्र नहीं बेटा, मंद्र होगा, भद्र नहीं होगा, ये होगा आपका मद्र देश जो पंजाब था बेटा, तो पंजाब की राजकुमारी का नाम क्या था, क्षेमाभद्रा। तो ये आप देखते हैं चेलना, महाकौशला और क्षेमाभद्रा, इन तीनों से इसने विवाह किया था और अप्रत्यक्ष रूप से इन तीनों रियासतों पर इसने शासन स्थापित किया। इसके जो राज्य वैद्य थे बेटा, अगला पॉइंट है राज्य वैद्य, इसके राज्य वैद्य जीवक थे। कौन था, इसके राज्य वैद्य का नाम जीवक था। और जीवक की अगर हम बात करते हैं तो ये एक बेटा बड़े प्रसिद्ध वैद्य हैं जिनके बारे में कुछ चर्चाएं हैं। आप देखेंगे कि जीवक 1-2 बार ऐसा प्रचलन में रहता है कि एक बार गौतम बुद्ध अस्वस्थ हो गए थे, गौतम बुद्ध के अस्वस्थ होने पर ये बिंबिसार द्वारा राज्य वैद्य जीवक को उनके इलाज के लिए भेजा गया था। ये पॉइंट पूछ लेता है बेटा कभी कभी। तो एक बार तो ये गौतम बुद्ध का इलाज करने गए थे, गौतम बुद्ध का इलाज किया था इन्होंने। और एक और इसमें मिलती है घटना कि एक बार चंड प्रघोत बेटा, अवंती नरेश थे चंड प्रघोत जो मध्य प्रदेश में रियासत थी, तो चंड प्रघोत को पांडु रोग हो गया था। कौन सा रोग हो गया था, पांडु रोग बेटा, पांडु रोग होता है पीलिया, तो पांडु रोग या पीलिया हो गया था, तब भी इलाज इनके द्वारा किया गया था। चंड प्रघोत का जो इलाज था वो भी जीवक के द्वारा किया गया था। तो कुल मिला के उस समय के एक बड़े राज्य वैद्य रहे थे, एक बड़े वैद्य थे बेटा। आगे अगर बात करें, इसने बेटा एक महाजनपद को जीता था, तो उस विजित महाजनपद का नाम क्या है, अंग को जीत कर इसने मिलाया था अपने में। अगला धर्म देखिए, तो ये लगभग बौद्ध और जैन दोनों धर्मों को मानने वाला रहा है, पर बौद्ध की ओर ये अधिक उत्सुक था। बौद्ध जैन दोनों को मानता है, लेकिन आपको ज्यादातर कभी दोनों धर्म दिए हों तो ऑप्शन में आपको बौद्ध पर जाना है, बौद्ध धर्म, क्योंकि बौद्ध से ज्यादा विप्रेरित होने के कारण ही इसने जीवक को वहां भेजा था उनकी सेवा में। आगे देखिए बेटा, इसकी जो हत्या थी वो 492 ईसा पूर्व BC बिफोर क्राइस्ट में किसने कर दी थी, तो अजातशत्रु, इसकी हत्या अजातशत्रु ने कर दी बेटा। और अजातशत्रु ने इसकी हत्या क्यों कर दी, क्योंकि अजातशत्रु अपने मन से विवाह करना चाह रहा था, ठीक है नहीं, तो उसने कुछ अवरोध उत्पन्न कर दिया, इसीलिए उसको मार दिया और बेटा स्वयं शासक बन गया। तो अगला जो शासक है इस वंश का वो है बेटा अजातशत्रु। कौन सा शासक है इस वंश का, अजातशत्रु शासक है बेटा। अगला देखिए अजातशत्रु को, अजातशत्रु जब शासक बना है, अजातशत्रु शासक बना बेटा 492 में, और 492 से शासक रहा है आपका 460 तक। कब तक रहा है, 460 ईसा पूर्व तक ये शासक रहा है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसके उपनाम की, तो बेटा उसका उपनाम है कुड़िक। क्या है इसका उपनाम, कुड़िक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका उपनाम क्या है, तो उपनाम है इसका कुड़िक। और इसको बेटा प्रथम पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि ये इस वंश का पहला ऐसा शासक था जो अपने पिताजी की हत्या करने के बाद शासक बना है।
आगे देखिए बेटे, इसके क्षेत्र विस्तार को देखें, इसकी विस्तार नीति को देखें, तो इसने भी प्रसेनजीत की जो पुत्री थी जिसका नाम था बेटा बाजरा, इसका नाम था बाजरा, तो इसने बाजरा से विवाह किया था। बाजरा नाम था बेटा, याद रखना बाजरा, तो इसने बाजरा से विवाह किया था। और बात करें इसके विजित जनपदों की तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसने किन किन को जीता था, तो काशी और वैशाली को, काशी और वैशाली को मगध साम्राज्य में मिलाने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है, वो श्रेय जाता है बेटा अजातशत्रु को। किसे जाता है, अजातशत्रु को जाता है। अगला देखिए इसका धर्म, तो धर्म की अगर बात करें तो बेटा ये बौद्ध धर्म को पोषित करने वाला था। ये किस धर्म को पोषित करने वाला था, बौद्ध धर्म, ये बौद्ध था बेटा, बौद्ध धर्म को पोषित करता था। एक और अगर विशेष बात है इसकी वो ये है कि इसी के समय अजातशत्रु के समय बेटा बौद्धों की प्रथम संगीति आप देखते हैं कब हुई थी, कब हुई थी भाई, 483 ईसा पूर्व में बेटा बौद्धों की पहली संगीति होती है, बौद्धों की प्रथम संगीति, बौद्धों की प्रथम संगीति। तो बौद्धों की प्रथम संगीति का आयोजक कौन था, बौद्धों की प्रथम संगीति का आयोजक बेटा, तो याद रखना वो था आपका अजातशत्रु। तो ये बौद्ध धर्म का पालन करने वाला था, याद रखना बेटा। अगला अगर बात करते हैं इसकी हत्या की तो 460 ईसा पूर्व में इसकी हत्या बेटे इसके पुत्र उदयन किसने कर दी थी, उदयन द्वारा कर दी गई। इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी और इसके बाद इस वंश में अगला शासक बनता है उदयन। तो अगला देखिए बेटे, उदयन को अगर देखें, उदयन का एक और उपनाम है, आप उसको उदयभद्र, आप उसको जानेंगे उदयभद्र के नाम से, तो उदयन या उदयभद्र, ठीक है। देखिए उदयन या उदयभद्र, उदयन और उदयभद्र की बात करते हैं तो ये जो शासक बना है ये इसका टाइम लिखा है बेटा 460 से 444 ईसा पूर्व तक ये मगध का शासक रहता है। आगे देखिए इसका नाम मैंने बताया, उपनाम इसको कहीं कहीं उदयभद्र, उदयन, उदयन आदि नामों से जाना जाता है। बात करते हैं इसकी राजधानी की, तो देखिए प्रारंभ में तो इसकी राजधानी राजगृह थी, प्रारंभ में राजधानी कहाँ थी, राजगृह, पर इसने एक नया शहर स्थापित किया था, एक नया नगर बसाया था बेटा। वो नया नगर क्या था, तो वो था कुसुमपुर या पाटलिपुत्र। क्या था बेटा, वो नगर था कुसुमपुर या पाटलिपुत्र, पाटली ग्राम था बेटे पहले उसका नाम, अशोक के द्वारा उसी को पाटलिपुत्र किया गया और कालांतर में जाके शेर शाह के द्वारा उसको पटना किया गया। तो ये जो पटना है उसका वास्तविक नाम क्या था पहले, कुसुमपुर या कुसुमपुरा। कुसुमपुरा को ही किस में बदला गया, तो याद रखना कुसुमपुरा को पाटलीग्राम। तो ये इसकी राजधानी रहा है बेटा। अगर हम धर्म की बात करें तो जैन धर्म को पोषित करता था ये, बिल्कुल। इसके दादाजी, इसके पिताजी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उनका झुकाव बौद्ध की ओर था, पर उदयन का जो झुकाव था वो महावीर जैन की तरफ था, तो जैन धर्म को ये पोषित करता था। आगे देखिए स्थापना, तो गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलीग्राम बनाया। बिल्कुल बेटे, ये अगर नदियां कभी पूछ ले तो पहले ये गांव था कुसुमपुरा जो गंगा और सोन के तट पर था। गंगा और सोन के तट पर होने के कारण, ठीक है ना, इसने क्या किया, कुसुमपुरा का नाम पाटलीग्राम कर दिया और बाद में पाटलीग्राम को पाटलिपुत्र अशोक ने किया। पाटलिपुत्र किसने किया, तो बेटा पाटलिपुत्र किया था इसे अशोक के द्वारा, पाटलिपुत्र इसे अशोक के द्वारा किया गया। और अगर हम बात करें इसकी कि इसको पटना किसने कर दिया था, तो मैंने बताया आपको पटना कर दिया बेटा शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने इसको पटना, और तब से आज तक ये पटना के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद शासकों की, तो इसके बाद इसके बेटा 3 पुत्र क्रम से शासक बने थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। उनमें जो अंतिम शासक था वो था बेटा नागदशक, और नागदशक को जो मार दिया था वो इसके अमात्य के द्वारा मार दिया गया था। आप कहेंगे इसकी मृत्यु नहीं बेटा, हत्या होगा। इसकी हत्या इसके अमात्य शिशुनाग ने कर दी थी। अमात्य उस समय सेनापति का पद था बेटा, तो अमात्य जो सेनापति था उसने इसको मार दिया था, ठीक है। और इसे मारने के बाद फिर ये पूरा वंश बदल गया बेटा, ठीक है नहीं। तो फिर जो वंश शुरू हुआ वो एक अलग ही वंश शुरू हुआ, और वो शिशुनाग ने बेटा जो वंश बनाया था उस वंश का नाम रखा गया नागवंश। क्या नाम रखा गया, नागवंश। तो नागवंश में देखिए बेटे, नागवंश की अगर हम बात करते हैं तो नागवंश में शिशुनाग वंश का जो समय काल है
शिशुनाग वंश का जो समय काल है वो इस तरह से है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ये 412 से चला है, 412 से 344 बीसी तक चला है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा कि अभी तो जो टाइम था वो मैंने आपको बताया था कि आपका उदयन के बाद, आपका अगर हम बात करें तो बेटा उदयन के बाद 3 उसके पुत्र शासक रहे हैं। तो बाकी का टाइम ध्यान रखिएगा, उदयन के बाद के टाइम में जो बचा टाइम उसमें ये जो 3 पुत्र शासक रहे, उसके बाद 412 से ये नया वंश बना है बेटा शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? तो बेटा शिशुनाग, इसका संस्थापक कौन था? स्वयं शिशुनाग था। मैंने आपको बताया था ये नाग दशक का, कौन था ये? नाग दशक का बेटा, नाग दशक का अमात्य था, नाग दशक का अमात्य था। और इसी ने अपने राजा को मारकर बेटा एक नया वंश बनाया था। अगले शासक की बात करें तो इसमें कालाशोक है, और कालाशोक के बाद देखें तो नंदीवर्धन, नंदीवर्धन बेटा इस वंश का अंतिम शासक है, ठीक है। इसके बाद देखो इतिहास में बेटे शिशुनाग वंश की जानकारी बहुत मायने में नहीं मिलती है, बड़े संक्षेप में मिलती है। कुछ बातें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं इससे, वो कालाशोक से हैं। जैसे अगर कालाशोक की बात करें तो कालाशोक को काकवड़ कहा जाता है। कालाशोक को क्या कहा जाता है बेटा? कालाशोक को काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है, जो कई बार पूछा गया है। और कई बार बड़ा इजी क्वेश्चन आ जाता है कि कालाशोक किस वंश का था, तो शिशुनाग वंश, या ऑप्शन में कई बार आपको देखने को मिलेगा बेटा नागवंश, बहुत बार केवल नागवंश आ जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इसकी कालाशोक की, तो कालाशोक ने एक बेटा बौद्धों की दूसरी संगीति, बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति करवाई थी बेटा। बौद्धों की दूसरी संगीति का आयोजक है ये, तो बौद्धों की दूसरी संगीति इसने करवाई थी बेटा, ठीक है। कालाशोक ने, इसलिए भी इसको जाना गया। अगला एक और इसकी विशेष बात है, वो ये है कि राजधानी, इसने बेटे सबसे पहले पाटलिपुत्र की राजधानी वैशाली बनाई थी। तो इसकी राजधानी कहाँ रही है? वैशाली रही है, याद रखना है आपको। इसके समय राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, इससे पहले बेटा शिशुनाग ने कर लिया राजधानी, लिखा है वैशाली राजधानी शिशुनाग ने कर ली है। और इसकी विशेष बात थी कि अवंती को जीतकर इसने कहाँ मिला लिया था? मगध में। शिशुनाग लिखा है बेटा शिशुनाग के विषय में, ठीक है। फिर तो शिशुनाग ने बेटा देख लेंगे तो शिशुनाग की राजधानी वैशाली और अवंती को जीतकर इसने अपने में मिला लिया। अगली अगर बात करें तो बाकी मैंने आपको कालाशोक के बारे में बेटा लिखा दिया था, कालाशोक के विषय में मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है ना। तो ये इसका अंतिम स्लाइड है, और मैंने आपको कालाशोक के विषय में जानकारी दे दी थी। तो बस यही इसमें जरूरी था, आपको कालाशोक के विषय में 2-3 बातें एग्जाम में आ जाती हैं, वो आप ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है। तो आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार बेटे, और जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है नहीं। और हम आए रोज़ प्रतिदिन आपके लिए वीडियोज आ रहे हैं, रोज़ प्रतिदिन क्लास डाल रहे हैं, और जिस तरह से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं बेटा, आप भी जुट जाएं, ठीक है नहीं। बिल्कुल अभी आपको कुछ देखना नहीं है, केवल और केवल फोकस आपका पढ़ाई पर होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, धन्यवाद बेटे।